नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, आज हम राजस्थान जीके भूगोल की क्लास नंबर 16 आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि कक्षा 6 से 10 तक की हमारी NCERT RBSC की सीरीज से आपको पढ़ा रहे हैं। तो प्रमाणित किताबों से राजस्थान जीके आप पढ़ रहे हो, जो कि रीट भर्ती 2022 मतलब जो पात्रता परीक्षा है उसके लिए, और उसके बाद में जो थर्ड ग्रेड का मुख्य एग्ज़ाम होगा उसके लिए बेहद ही उपयोगी है, क्योंकि थर्ड ग्रेड के मुख्य एग्ज़ाम में राजस्थान जीके आपके खूब आने वाली है। जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर होता है वहाँ पर भी राजस्थान जीके आपके बहुत अच्छी मात्रा में आती है, और सेकंड ग्रेड में भी बहुत अच्छी मात्रा में आती है। तो आप इनमें से किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये जो कक्षा 6 से 10 तक की जो NCERT RBSC आधारित जो चीज़ें चल रही है, ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगी साथियों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का हमारा, पशुधन व डेयरी विकास, जिसमें इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम देखेंगे। और NCERT RBSC की किताबों से ये चीज़ें पढ़ रहे हो, बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ रहे हो साथियों। तो वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा, बड़ा वीडियो नहीं है, 20-25 मिनट का सारा वीडियो रहेगा साथियों। अंग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक तो पशुधन के बारे में पढ़ने वाले हैं, राजस्थान से संबंधित है, और एक डेयरी विकास से संबंधित इन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, अगर हम बात करें तो राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है मुख्य रूप से एक तो कृषि और पशुपालन पर ये निर्भर करती है। कृषि के बाद पशुपालन को ही जीविकोपार्जन का साधन माना जा सकता है। कहाँ पर? राजस्थान में, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि राजस्थान में लगभग 61% जो बाग है साथियों, ये रेगिस्तानी इलाका है। अब रेगिस्तानी इलाका है तो यहाँ पर कृषि सही से नहीं हो पाती है, मतलब यहाँ पानी की कमी है, तो यहाँ पशुओं को ज़्यादा पाला जाता है जीविकोपार्जन के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए साथियों। देखो, अगर हम आगे बात करें तो राज्य का पशुधन की हम बात करेंगे। राज्य का कुल क्षेत्रफल का 61% मरुस्थल है, जहाँ जीविकोपार्जन का मुख्य साधन पशुपालन है। ये मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया था कि 61% क्षेत्रफल क्या है राजस्थान का? मरुस्थल है। और मरुस्थल है तो पानी कम है, पानी कम है तो खेती अच्छे से नहीं होगी, खेती अच्छे से नहीं होगी तो पशुपालन ज़्यादा मात्रा में होता है यहाँ पर, जिससे उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है वहाँ के रहने वाले लोगों की। साथियों, आगे हम बात करें, विशेष मैंने लिखा है, एक एक पॉइंट को समझना, हर जगह से प्रश्न बन सकता है। राजस्थान में देश के पशुधन का 7% व भेड़ों का 25% अंश पाया जाता है। समझिए बात को, जो आपका संपूर्ण भारत है, इसका टोटल जो पशुधन है इसका 7% राजस्थान में पाया जाता है साथियों। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझिएगा। राजस्थान में देश के पशुधन का तो 7% और भेड़ों का 25% अंश पाया जाता है, मतलब भेड़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में है यहाँ पर है। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हो कि भाई भेड़ें जितनी पूरे भारत में हैं उसका 25% अंश कहाँ पर है? राजस्थान में है। और जो टोटल पशुधन है उसका 7% अंश राजस्थान में है। राजस्थान में देश के कुल दुग्ध उत्पादन का लगभग 10% अंश होता है। तो मान लीजिए कि भारत में अगर 100 केजी दूध का उत्पादन होता है संपूर्ण भारत में, तो 10 केजी दूध कहाँ पर उत्पादित होता है? राजस्थान में उत्पादित होता है। समझ रहे हो ना बात? संपूर्ण भारत के कुल दुग्ध उत्पादन का 10% अंश राजस्थान में होता है। एक एक पॉइंट ऑफ व्यू को आप अच्छी तरह से देख लेना, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संपूर्ण पशुधन का 7%, भेड़ों का 25%, दूध का 10%। राज्य के पशुओं द्वारा भार वहन शक्ति 35% है। भार वहन शक्ति मतलब चीज़ों को लाने और ले जाने में, जैसे ऊँट वगैरह है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में है साथियों यहाँ पर। तो ये भार वहन शक्ति संपूर्ण देश का 35% है। राज्य के पशुओं द्वारा जो भार वहन शक्ति है वो 35% है। भेड़ के मांस में राजस्थान का भारत में अंश 30% है। भाई भेड़ तो यहाँ पर 25% है संपूर्ण देश की। संपूर्ण देश में जितनी भेड़ें हैं उसका 25% कितना है? उसका 25% राजस्थान में है भेड़ों का। लेकिन उसके मांस की बात करें तो मांस का अंश 30% है संपूर्ण राजस्थान में भारत का। ऊन में राजस्थान का भारत में अंश 40% है। देखो कितना अंतर है। टोटल पशुधन तो 7% है भारत का, भेड़ें 25% है, दूध 10% है, मांस 30% है भेड़ों का,
ऊन उत्पादन 40% है भारत में राजस्थान का। वर्तमान में राज्य में भेड़ों की संख्या समस्त भारत की संख्या का लगभग 25% है। तो ये तो हमने ऊपर ही लिख दिया था कि भेड़ों का 25% अंश पाया जाता है। तो 3-4 चीजें याद रखना साथियों। पशुधन 7% या 8% भी आपको मिल सकता है। दोनों आ जाए तो 7 सही करना है, और दोनों नहीं आए तो 7 भी कर सही कर दो, 8 भी सही कर दो। भेड़ 25% है। दूध उत्पादन यहाँ 10% होता है साथियों। मांस भेड़ों का 30% है। ऊन यहाँ पर 40% उत्पादित होती है। राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में पशुधन का योगदान लगभग 9% है। जो सकल घरेलू उत्पादन है, जो जीडीपी है साथियों, इसका 9% योगदान जो है वो पशुधन का है राजस्थान में। इसको भी विशेष तौर पे मैंने नोट करके लिखा है, तो एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से आपको याद रखना है। इसके बाद में बात करेंगे राज्य में पशुधन की, तो सबसे पहले गायों के बारे में पढ़ेंगे जो बुक में दे रखा है। तो गाय पशुपालन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखती है तथा इसकी निम्न नस्लें राजस्थान में पाई जाती है। तो गाय की नस्लों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्टली, जहाँ से प्रश्न पूछते हैं कि ये नस्लें ये नस्लें किस पशु की है, या फिर इस नस्ल की क्या विशेषता है, यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है। तो चित्रात्मक तरीके से हम पढ़ेंगे साथियों। सबसे पहले हम देखेंगे नागौरी गाय को। किस गाय को देखेंगे? नागौरी गाय इस प्रकार की होती है साथियों। यहाँ पर नागौरी गाय के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसका उत्पत्ति क्षेत्र सुहालक प्रदेश नागौर को माना जाता है। डायरेक्टली प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि नागौरी गाय का उत्पत्ति क्षेत्र कौन सा है, तो सुहालक प्रदेश नागौर साथियों जो है उसको नागौरी गाय का उत्पत्ति क्षेत्र माना जाता है। इस किस्म के जो बैल होते हैं वो अधिकतर जोधपुर, नागौर तथा नागौर से लगने वाले पड़ोसी जिलों में पाए जाते हैं। इस नस्ल की गाय कम दूध देती है। तो 2-3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहली चीज तो ये गाय दूध कम देती है। दूसरी, इसकी उत्पत्ति कहाँ पर है साथियों? सुहालक प्रदेश नागौर। सुहालक प्रदेश नागौर में इसका उत्पत्ति क्षेत्र माना जाता है। तीसरा ये पूछा जा सकता है कि नागौरी किस्म किसकी है, तो नागौरी किस्म गाय की है। यही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आगे बात करेंगे साथियों कांकरेज गाय की। तो ये कांकरेज गाय इस प्रकार की आपको दिखती है। ये जो यहाँ पर आपको ये जिले दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर आपके बाड़मेर जिला है, जोधपुर जिला है, इधर इस तरफ ये ज़्यादा पाई जाती है। तो देखो राजस्थान के यहाँ पर देखते हैं, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों बाड़मेर, सिरोही, जालोर जिलों में ये पाई जाती है। खासतौर पे जोधपुर इलाके में भी ये पाई जाती है साथियों। इस नस्ल की गाय प्रतिदिन 5 से 10 लीटर दूध देती है साथियों। पहली चीज तो आपसे ये पूछी जा सकती है कि जो कांकरेज गाय है वो मुख्य रूप से किधर पाई जाती है, तो दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है। जिले पूछे तो बाड़मेर, सिरोही और जालोर विशेष तौर पे आपको याद रखना है। इस नस्ल के बैल भी अच्छे भारवाहक होते हैं, मतलब चीज़ों को लाने ले जाने में बहुत ज़्यादा ये योगदान देते हैं। अतः इसी कारण इस नस्ल के गोवंश को द्विप्रयोजनीय नस्ल कहते हैं। यहाँ पर इसको स्टार कर लेना। डायरेक्टली प्रश्न यहाँ से आपके बन सकता है कि द्विप्रयोजनीय नस्ल किस गाय को कहा जाता है, तो कांकरेज गाय को द्विप्रयोजनीय नस्ल कहते हैं, क्योंकि इसकी गाय, इस किस्म की जो गायें होती है 5 से 10 लीटर तो क्या दे रही है, दूध दे रही है। और इसके जो बैल होते हैं वो भारवाहक भी अच्छे होते हैं, मतलब बोझ ढोने में भी बहुत ज़्यादा काम देते हैं, अच्छा वजन लाने और ले जाने में काम आते हैं, इसलिए इसको द्विप्रयोजनीय नस्ल के नाम से जाना जाता है साथियों। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे थारपारकर गाय की। तो थारपारकर गाय भी इस तरफ ही, ये देखिए बाड़मेर की तरफ आपको ज़्यादा मिलेगी साथियों। ये थारपारकर गाय इस प्रकार से थारपारकर गाय दिखती है। इसका उत्पत्ति क्षेत्र मालानी बाड़मेर है। थारपारकर गाय के संबंध में डायरेक्टली प्रश्न आपसे बन गया कि थारपारकर गाय का उत्पत्ति क्षेत्र कहाँ है, तो डायरेक्टली प्रश्न बन गया कौन सा साथियों, मालानी नामक स्थान है जो कहाँ पड़ता है, बाड़मेर जिले में पड़ता है। मालानी बाड़मेर। यह गाय अत्यधिक दूध के लिए प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा दूध देती है ये गाय, और इससे स्थानीय भागों में मालानी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। मालानी नस्ल के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ हुई है, मालानी बाड़मेर में हुई है। इसको मालानी नस्ल भी इसलिए कहते हैं साथियों। तो क्या क्या प्रश्न बना, पहला प्रश्न बना थारपारकर गाय की उत्पत्ति क्षेत्र कौन सा है, तो मालानी बाड़मेर। दूसरा प्रश्न बना कि मालानी नस्ल के नाम से किस गाय को जाना जाता है, कि थारपारकर गाय को जाना जाता है। कहाँ पर है, बाड़मेर की तरफ ये ज़्यादा पाई जाती है साथियों, और अत्यधिक दूध के लिए भी ये प्रसिद्ध है, ज़्यादा दूध देती है ये।
नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे राठी गाय की। तो राठी गाय इस प्रकार से, ये जो आपके दक्षिणी भाग है साथियों, दक्षिणी पश्चिमी में भी आ जाता है ये इधर, सॉरी दक्षिणी क्या, उत्तरी पश्चिमी में आता है, दक्षिण तो इधर हो गया ना, इसके लिए माफी चाहता हूँ। तो राठी गाय इस प्रकार से आपको दिखाई देती है साथियों। ये आपके उत्तरी पश्चिमी भाग में ज़्यादा पाई जाती है। अगर हम देखें तो ये राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भागों, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, इधर ये पाई जाती है साथियों राठी गाय। इस नस्ल की गाय अत्यधिक दूध के लिए प्रसिद्ध है, किंतु इस नस्ल के बैलों में भार वहन क्षमता कम होती है। भाई गाय तो खूब दूध देती है, कौन सी राठी गाय जो है ये दूध तो खूब देती है, लेकिन इसके जो बैल होते हैं वो ज़्यादा वजन इधर उधर नहीं ले जा सकते साथियों, मतलब वजन ले जाने में कमजोर होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें तो गिर गाय की बात करेंगे साथियों गिर गाय की बात करें तो गिर गाय ये देखिएगा राजस्थान में इन जिलों में पाई जाती है। जैसे आपके यहाँ पर मुख्य रूप से बात करें तो गिर गाय गुजरात के सौराष्ट्र गिर वन में रहने वाला पशु है मुख्य रूप से। ये जो आपके इधर गुजरात पड़ता है साथियों, ठीक है, ये इधर जो गुजरात वाला इलाका है राजस्थान से सटा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है। ये जो गिर गाय है मूल रूप से ये जो आपके राजस्थान से सटा हुआ जो गुजरात का इलाका है, गुजरात के सौराष्ट्र गिर वन में रहने वाला ये पशु है। राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी भाग जैसे अजमेर है आपके, फिर आपके चित्तौड़गढ़ है, फिर आपके बूंदी है साथियों इधर, फिर आपके कोटा है, इन जिलों में सर्वाधिक गिर गाय आपको देखने को मिल जाएगी साथियों। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं भेड़ों के बारे में। तो गायों के बारे में हमने पढ़ा है कौन कौन सी नस्ल देखी है। एक हमने ये गिर गाय देखी है जो कि अजमेर, चित्तौड़, बूंदी, कोटा में सर्वाधिक पाई जाती है। और मूल रूप से ये गिर गाय कहाँ की रहने वाली है, गुजरात के सौराष्ट्र गिर वन की। बहुत ज़्यादा मात्रा में ये दूध देती है। और राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, दक्षिणी पूर्वी भाग जैसे अजमेर, चित्तौड़, बूंदी, कोटा में। इसके बाद में हमने देखा है, इसके पहले हमने क्या देखा था साथियों, राठी गाय देखी थी। राठी गाय आपके उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है साथियों। ये उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है, दूध खूब देती है, लेकिन जो बैल है वो भार वहन क्षमता उनकी कम होती है। इसके पहले जो हमने देखी थी साथियों वो देखी थी थारपारकर गाय। थारपारकर गाय का जो उत्पत्ति क्षेत्र है मालानी बाड़मेर है, इसलिए इसको मालानी नस्ल भी कहते हैं और ये अत्यधिक दूध देने के लिए प्रसिद्ध है। इसके पहले हमने देखा था साथियों, ये देखिए कांकरेज गाय। कांकरेज गाय आपके दक्षिण पश्चिम भागों में ज़्यादा पाई जाती है, बाड़मेर, सिरोही और जालौर जिलों में साथियों 5 से 10 लीटर दूध देती है। बैल भी अच्छे भारवाहक होते हैं, इसलिए इसको द्विप्रयोजनीय नस्ल कहते हैं। इसको विशेष तौर पे याद रखना, द्विप्रयोजनीय नस्ल किसको कहते हैं, कांकरेज को कहते हैं। उसके पहले हमने देखा था साथियों कि जो नागौरी गाय है, नागौरी गाय का उत्पत्ति क्षेत्र सोहालक प्रदेश नागौर है। बैल अधिकतर किस्म के जो बैल होते हैं वो इससे जोधपुर, नागौर से लगने वाले पड़ोसी जिलों में होते हैं। गाय भी यहाँ जो है ये कम दूध देती है, तो ये इस नस्ल की गाय कम दूध देती है। हमने ये सारी चीज़ें गायों के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ने वाले हैं साथियों भेड़ों के बारे में। तो राजस्थान में भेड़ों की बात करें तो देश की कुल भेड़ों की लगभग 25% भेड़ें राजस्थान में पाई जाती है। ये तो हमने ऊपर ही पॉइंट देख लिया था साथियों। कुल पशुधन का 7% राजस्थान में है, कुल भेड़ों का 25% राजस्थान में है और साथियों कुल दूध का 10% राजस्थान में है। भेड़ों का मांस का 30% राजस्थान में है। ऊन उत्पादन 40% राजस्थान में होता है भारत का। ठीक है, तो देखो भेड़ों की प्रमुख नस्लें देखेंगे। सबसे पहले आती है जैसलमेरी नस्ल। कौन सी, जैसलमेरी भेड़ आपको इस प्रकार से दिखाई देगी, ये आप देख सकते हो अच्छी तरह से साथियों। अगर हम बात करें तो इसका नाम जैसलमेरी नस्ल है, तो कहाँ पाई जाएगी, ये जैसलमेर में ही पाई जाती है साथियों। भेड़ की यह नस्ल सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि भेड़ की कौन सी नस्ल सर्वाधिक ऊन प्रदान करती है। तो सर्वाधिक ऊन किससे निकलता है, जैसलमेरी भेड़ की नस्ल से निकलता है और ये राजस्थान के जैसलमेर जिले में पाई जाती है। क्लियर है सभी के जैसलमेरी नस्ल। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे नाली। साथियों नाली जो प्रकार है भेड़ का, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर जिलों में ये पाई जाती है और ये अधिक ऊन के लिए प्रसिद्ध है। ये भी अच्छी खासी मात्रा में ऊन उत्पादित करती है। कौन कौन से जिलों में पाई जाती है, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करें साथियों मालपुरी नस्ल का। तो देखो इसे देसी नस्ल भी कहा जाता है। यह जयपुर, दौसा, टोंक, करौली तथा सवाई माधोपुर जिलों में पाई जाती है। एक प्रश्न यहाँ से जो बनता है
कि मालपुरी नस्ल किसकी है, तो पहली चीज तो कि मालपुरी नस्ल भेड़ की है साथियों। दूसरा प्रश्न ये बन जाता है इसे देसी नस्ल भी कहा जाता है, तो किसको देसी नस्ल कहा जाता है, मालपुरी नस्ल को देसी नस्ल कहा जाता है भेड़ों की नस्लों में। ठीक है, इसको विशेष तौर पे आपको अच्छी तरह से याद रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है साथियों। जो यहाँ पर चौथा प्रकार है मगरा साथियों, यह प्रतिवर्ष 2 किलोग्राम औसतन ऊन देती है। इस नस्ल की भेड़ अधिकांशतः जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, नागौर जिलों में पाई जाती है। तो यहाँ से भी क्या प्रश्न बन सकता है आपके कि भाई मगरा किसकी नस्ल है, तो भाई मगरा भेड़ की नस्ल है। मगरा नस्ल प्रतिवर्ष कितने किलो ऊन प्रदान करती है, तो साथियों लगभग ये 2 किलो के आसपास ऊन प्रदान करती है। मगरा नस्ल कहाँ पर पाई जाती है, तो जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, नागौर इन जिलों में भेड़ की जो मगरा नस्ल है ये पाई जाती है। नेक्स्ट आगे हम बात करें साथियों 5वें नंबर पे, तो पूगल भेड़। इस प्रकार से आपको पूगल भेड़ दिखाई देती है। ठीक है, ये भेड़ कौन सी किस्म की है, पूगल किस्म की है साथियों। अगर हम बात करें तो इनका उत्पत्ति स्थल बीकानेर की तहसील पूगल होने के कारण इसका नाम भी पूगल हो गया है। आपको विशेष तौर पे याद रखना है, डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया गया कि पूगल किसकी नस्ल है, तो पूगल भेड़ की नस्ल है। पहला प्रश्न आपके ये बना। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि पूगल नस्ल की जो भेड़ है इसकी उत्पत्ति कहाँ या कौन से जिले में हुई, तो जिला पूछे तो बीकानेर करना है, तहसील पूछे तो पूगल करना है। पूगल तहसील में इनकी उत्पत्ति होने के कारण इसको क्या कहा गया साथियों, पूगल भेड़ कहा गया। इसको विशेष तौर पे आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, जो पूगल भेड़ है इनके उत्पत्ति स्थल पूगल बीकानेर है, पूगल तहसील बीकानेर। नेक्स्ट अगर हम बात करें साथियों तो मारवाड़ी नस्ल की हम बात करेंगे। मारवाड़ी नस्ल की भेड़ें आपको इस प्रकार से दिखाई देती है। राज्य की कुल भेड़ों में सर्वाधिक भेड़ें मारवाड़ी नस्ल लगभग 45% है। ये राजस्थान में सर्वाधिक जोधपुर, बाड़मेर, पाली, दौसा, जयपुर आदि जिलों में पाई जाती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है आपके, मोस्ट प्रश्न क्या बनता है कि राज्य की जो कुल भेड़ें हैं इसमें सर्वाधिक किस नस्ल की भेड़ें होती है साथियों, तो सर्वाधिक नस्ल की अगर हम बात करें किस नस्ल की भेड़ें होती है, सर्वाधिक मारवाड़ी नस्ल की भेड़ें राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। जो कुल मान लिए राजस्थान में 100 भेड़ें हैं तो इसमें से 45 जो भेड़ है साथियों वो मारवाड़ी नस्ल की आपको देखने को मिलने वाली है। तो सर्वाधिक कौन से नस्ल की भेड़ राजस्थान में पाई जाती है, मारवाड़ी नस्ल की पाई जाती है। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे चोकला या शेखावटी भेड़ की। तो साथियों इसे भारत की मेरिनो कहा जाता है। यह सबसे उत्तम किस्म की ऊन देने वाली नस्ल है और यह प्रतिवर्ष 1 से 1.5 किलो ऊन देती है। प्रश्न को समझिए, एक प्रश्न ऐसे बन सकता है कि सर्वाधिक ऊन कौन सी भेड़ देती है, तो फिर आपको वहां करना है जैसलमेरी भेड़ सर्वाधिक ऊन देती है। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें किस किस्म की है, तो आपके मारवाड़ी किस्म की भेड़ें सर्वाधिक है। आपके एक प्रश्न बना कि सबसे उत्तम क्वालिटी का ऊन कौन सी भेड़ देती है, तो चोकला या जो शेखावटी भेड़ है ये सबसे उत्तम क्वालिटी का ऊन प्रदान करती है। इसको भारत की मेरिनो भी कहा जाता है साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये बहुत ही ज़्यादा कि भारत की मेरिनो किसको कहा जाता है, तो चोकला या शेखावटी भेड़ को भारत की मेरिनो कहा जाता है। और सबसे बेस्ट क्वालिटी की जो ऊन है यही भेड़ देती है। इसको तो विशेष तौर पे आपको याद रख लेना है, गलती से भी इसको भूलना नहीं है साथियों। कितना ऊन देती है, 1 से 1.5 किलो प्रतिवर्ष। ठीक, आगे बढ़ते हैं साथियों। सोनाड़ी भेड़ जो कि जिसको चनौतर भी कहा जाता है, राजस्थान में बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर जिलों में ये पाई जाती है। जब यह भेड़ जमीन पर घास चरती है तो इसके कान जमीन को स्पर्श करते हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न आपके बहुत ही अच्छी तरह से बन रहा है। आप ये चीज़ें यूँ मान लीजिए कि बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ रहे हो साथियों। यहाँ पर आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि सोनाड़ी या चनौतर किस किस्म की है, मतलब किस पशु की किस्म है, तो ये भेड़ की किस्म है। दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है कि कौन सी भेड़ जब जमीन पर घास चरती है तो उसके कान जमीन को स्पर्श करते हैं, तो सोनाड़ी या चनौतर भेड़ के कान स्पर्श करते हैं जब वो जमीन पर घास को चरती है। इसको भी विशेष तौर पे आपको याद रख लेना है साथियों। इसके पहले की जो क्लासें देखना चाहते हो आप, तो मैंने प्लेलिस्ट में बिल्कुल यहाँ पर लास्ट में प्लेलिस्ट लगा दी है वीडियो के एंड स्क्रीन में,
वहाँ से आप सारे वीडियो देख सकते हो बिल्कुल निःशुल्क ही। साथियों अब हम बात करेंगे पशुधन विकास हेतु कार्यक्रमों की। तो पहला कार्यक्रम हम यहाँ पर देख रहे हैं गोपाल कार्यक्रम। तो देखिएगा गोपाल कार्यक्रम की हम बात करें, गोपाल गो को पालने वाला, ठीक है। यह कार्यक्रम 1990-91 में चालू किया गया। गैर सरकारी संगठन अथवा गांव के शिक्षित युवक को उचित प्रशिक्षण देकर उसकी सेवाओं का उपयोग इसमें किया जाता है। जैसे मान लीजिए पहला प्रश्न बना कि गोपाल कार्यक्रम का संबंध है, तो प्रश्न वहां पे विकल्प जो प्रश्न बना है उसमें क्या विकल्प देगा आपको, पशुधन विकास से। किससे संबंध है इसका, पशुधन विकास से इसका संबंध है गोपाल कार्यक्रम का। गोपाल कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई, तो साथियों 1990-91 में गोपाल कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसमें क्या होता है कि जो गैर सरकारी संगठन है या फिर गांव में ही कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसको प्रशिक्षण दिया जाता है और उसकी सेवाओं का उपयोग इसमें किया जाता है। साथियों दूसरा कार्यक्रम देखें तो भेड़ प्रजनन कार्यक्रम, इसका संबंध भी पशुधन विकास से ही है। राज्य में ऊन व मांस के उत्पादन में गुणात्मक व मात्रात्मक सुधार करने के लिए भेड़ प्रजनन कार्य में व्यापक स्तर पर सुधार के प्रयास किए गए। क्रॉस प्रजनन कार्यक्रम नाली, चोकला, सोनारी व मालपुरा नस्लों पर लागू किया गया। इसमें कृत्रिम गर्भाधान के जरिए भेड़ों की नस्ल सुधारी जाती है। तो नाम से ही पता चल रहा है भेड़ प्रजनन मतलब भेड़ों का प्रजनन का कार्य इसमें किया जाता है। साथियों चाहे प्रजनन किसके लिए, या तो ऊन उत्पादन के लिए करेंगे कि भाई ज़्यादा ऊन उत्पादित हो, अच्छी क्वालिटी वाला ऊन उत्पादित हो, या फिर अधिक मात्रा में मांस उत्पादित हो, इसके लिए भेड़ों का प्रजनन करवाया जाता है। साथियों अब क्रॉस प्रजनन मतलब अलग अलग किस्म की जो भेड़ें हैं उनका क्रॉस प्रजनन करवाया जाता है। जैसे नाली का चोकला से, चोकला का सोनारी से, सोनारी का मालपुरा से, इस प्रकार भेड़ों का प्रजनन करवाया जाता है ताकि बेस्ट क्वालिटी की भेड़ें उत्पादित हो। साथियों कृत्रिम गर्भाधान के जरिए भेड़ों की क्या सुधारी जाती है, नस्ल सुधारी जाती है कि बेहतर क्वालिटी का ऊन मिले, बेहतर क्वालिटी का मांस और अधिक मात्रा में मांस मिले। इसके लिए भेड़ प्रजनन कार्यक्रम चलाया गया, ठीक है। तो यह आज का वीडियो था। इसके जो प्रश्न हैं कल लगभग आपको 30 से 40 प्रश्न कल के वीडियो में, ये जो हम पढ़ रहे हैं इसके ही 30 से 40 प्रश्न आपको कल के वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो लगातार कोशिश रहती है कि भाई आपके लिए बेस्ट चीज़ें, बेस्ट क्वालिटी निःशुल्क आपको लगातार ये चीज़ें मिलती रहे। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे के पूरे 30 से 40 प्रश्न कल सुबह आपके 9 से 10 बजे के बीच में आ जाएंगे साथियों, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।